तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 2। अगर आपने अभी तक इसका सीजन 1 नहीं देखा है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जिन्वू को देखते हैं जो कि सोया हुआ था। तभी उसकी बहन का कॉल आता है। फिर वो कहती है, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? कहीं तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भूल तो नहीं गए? जिसके बाद जिन्वू उसके कॉलेज में पहुंच जाता है और सभी लड़कियां उसे देखकर उस पर लाइन मार रही थी। फिर जिन्वू जिन्हा की टीचर से मिलता है और उसकी टीचर जिन्हा की बहुत तारीफ करती हैं। जिसके बाद जिन्हा की टीचर जिन्वू को उसकी एक दोस्त को समझाने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद जिन्वू जिन्हा की फ्रेंड हान से मिलने के लिए जाता है। तो हान कहती है, तुम मुझे यहाँ पर समझाने के लिए आए हो, लेकिन मैं हंटिंग नहीं छोड़ने वाली हूँ। फिर जिन्वू कहता है, तुम एक ई रैंक की हंटर हो ना, तुम उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर रोकने के लिए नहीं आया हूँ, अब चलो मेरे साथ। वहीं हम देखते हैं हंटर डोंगसू अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पर आ चुका था और हंटर एसोसिएशन का चीफ जिनचुल उस पर नजर रखे हुए था, कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। उधर हम देखते हैं एस रैंक का हंटर चॉय चेयरमैन से बात कर रहा था और वो उनसे कहता है वो मॉन्स्टर अब उड़ भी सकते हैं और वो उस आइलैंड से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उनमें से एक की डेड बॉडी समुद्र में मिली है। तो चेयरमैन कहते हैं, ठीक है, हम उनकी छानबीन शुरू करते हैं। वहीं जिन्वू हान को लेकर एक सी रैंक गेट के पास पहुंचता है जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड की प्रॉपर्टी होती है और वो नए हंटर्स की ट्रेनिंग करवा रहे थे। तभी वहाँ पर ए रैंक का हंटर किम आता है जो कि उनकी टीम को लीड कर रहा था। फिर वो कहता है, हम लोग यहाँ पिकनिक पर नहीं आए, जल्दी चलो, और अब मुझे 2 ई रैंक के हंटर को संभालना पड़ेगा। फिर जिन्वू सोचने लगता है, मुझे लगा था जब हान अपनी आंखों से देखेगी कि डंजन कितना खतरनाक हो सकता है तो वो हंटर बनने का सपना छोड़ देगी, लेकिन हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर हैं, अगर मिशन आसानी से कंप्लीट हो गया तो इस सब का कोई मतलब नहीं। जिसके बाद वो सभी उस डंजन के अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही जिन्वू अंदर पहुंचता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी वो सी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदलने लग जाता है। जिन्वू वहाँ से हान को लेकर निकलने की कोशिश भी करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। फिर हम देखते हैं वो सभी एक बर्फीली जगह पर पहुँच जाते हैं। किम कहता है, ये एक रेड गेट है। तो हान पूछती है, ये रेड गेट क्या होता है? फिर जिन्वू बताता है, रेड गेट एक ऐसा डंजन है जहाँ पर तुम्हारा बाहरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और जब तक तुम यहाँ के बॉस को ना हरा दो तुम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते हो। तभी उन पर कोई अटैक करता है और उनका एक मेंबर मर जाता है, लेकिन जिन्वू हान को बचा लेता है। फिर वो देखते हैं ये अटैक आइस एल्प्स ने किया था जो कि पहले कमजोर लोगों को खत्म करते हैं। जिसके बाद वो बर्फीले बंदर वहाँ से चले जाते हैं। फिर किम कहता है, मैं इतने सारे हंटर्स को लीड नहीं कर सकता, इसीलिए हम 2 टीम में आगे बढ़ेंगे। जिसके बाद वो सभी बी और सी रैंक के हंटर्स को अपनी टीम में ले लेता है और कमजोर हंटर्स को दूसरी टीम में भेज देता है। लेकिन तभी एक सी रैंक की हंटर जिन्वू की टीम में चली जाती है क्योंकि उसने जिन्वू को हान को बचाते हुए देख लिया होता है। जिसके बाद वो सभी हंटर्स अलग अलग हो जाते हैं। तभी हम किम की टीम को देखते हैं और उन पर कुछ बर्फीले भालू अटैक कर देते हैं। वो सभी उनसे लड़ने लग जाते हैं। उधर हम जिन्वू की टीम को देखते हैं, उन सभी को ठंड लग रही होती है तो जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से उन सब के लिए जैकेट निकालता है। तभी वो हंटर कहता है, ये तो मैजिक है और मुझे लगा था ये सिर्फ अपर रैंक के हंटर्स ही कर सकते हैं। फिर हान पूछती है, आखिर तुम असलियत में कौन हो? तो जिन्वू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगी, और हाँ, तुम लोग भी मुझसे कोई सवाल मत पूछना। तभी वहाँ पर भी एक भालू आ जाता है तो जिन्वू उन सबको पीछे हटने के लिए बोलता है। बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उस डंजन को देखने के लिए वहाँ पर आ चुका था और वो कहता है, अगर किस्मत हमारे साथ हुई तो किम जरूर 1-2 हंटर को बचाकर बाहर ले आएगा। फिर मिस्टर हान उसे जिन्वू के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं, मुझे लगता है उसकी रीअवेकनिंग हुई है। तभी वहाँ पर जिन्वू को ढूंढते हुए डोंगसू भी आ जाता है। फिर जिनचुल सोचने लगता है, जिन्वू तुम्हारी किस्मत अच्छी है, डोंगसू रेड गेट के होते हुए तुम्हारे पास नहीं आ सकता है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या तुम उस रेड गेट से बाहर भी आ पाओगे? वहीं अंदर हम देखते हैं जिन्वू ने अकेले ही बहुत सारे भालुओं को निपटा दिया होता है और इसके लिए उसे पॉइंट भी मिल रहे थे। तो जब सभी लोग खाना खा रहे थे जिन्वू अकेले ही उन भालुओं से लड़ने के लिए चला जाता है। फिर जिन्वू उन भालुओं से लड़ने के लिए अपनी भूतों की सेना को बाहर निकालता है और वो सभी उनसे लड़ने लग जाते हैं। कुछ भालू उसके सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे लेकिन जादूगर उस भालू को जलाकर मार देता है। तभी वहाँ पर उन
उन भालुओं का बॉस आ जाता है और वो जिन्वू की सभी भूतिया सेना को पेल देता है। फिर जिन्वू अपने सबसे खतरनाक सैनिक इग्रिस को भेजता है और इग्रिस कुछ ही देर में उस भालू को निपटा देता है। वहीं जिन्वू सोच रहा होता है अगर ये पहले अपनी तलवार का इस्तेमाल करता तो मैं इसके सामने टिक भी नहीं पाता। इस समय इसकी ताकत बिल्कुल मेरे बराबर है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। वहीं हम देखते हैं किम की पूरी टीम की बैंड बच चुकी होती है। बर्फीले बंदरों ने उसकी पूरी टीम को निपटा दिया होता है और ये देखकर किम बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर किम वहाँ से भागने लग जाता है। तभी हम उन बंदरों के बॉस को देखते हैं। जिन्वू उन सभी भालुओं को भी अपना गुलाम बना लेता है। वहीं बाहर हम देखते हैं डोंगसू कहता है उन लोगों को अंदर बहुत समय हो चुका है, जिन्वू अब तक मर चुका होगा, और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो मैनेजर आन से कहता है जिन्वू तो तुम्हारे गिल्ड का हिस्सा भी नहीं है, तो फिर तुमने उसे अंदर क्यों जाने दिया? तो आन कहता है जिन्वू मेरा अच्छा दोस्त है और उसे लेवल सी के डंजन में जाना था, इसीलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। और वो डोंगसू को वहाँ से भगाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी डोंगसू उसका गला पकड़ लेता है और वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लूंगा? तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर योनहो डोंगसू का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है इसे जाने दो। तो डोंगसू कहता है तुम एक छोटे से देश के गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहे हो? डोंगसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं। लेकिन जिनचुल बीच में आकर उन दोनों को रोक लेता है, जिसके बाद डोंगसू वहाँ से चला जाता है। उधर हम डंजन के अंदर देखते हैं वो तीनों वहाँ पर मजे से पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर किम आ जाता है। वो ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है तुम सब लोग गद्दार हो, तुम्हारे पास खाना और कंबल दोनों थे, लेकिन तुम लोगों ने हमें नहीं बताया, जिसकी वजह से मेरी पूरी टीम मारी गई। फिर वो गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उस गद्दार का नाम बता दो नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। किम उन तीनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन्वू आकर उसे जमीन पर पटक देता है। फिर जिन्वू कहता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी टीम मारी गई और तुमने हमें भी खतरे में डाल दिया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर आइस एल्प्स की पूरी सेना आ चुकी होती है। फिर उनका लीडर जिन्वू से बातें करने लगता है और वो अलग भाषा में बात कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू को फिर भी उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही थी। तो जिन्वू सोचता है शायद सिस्टम की वजह से मैं इनकी लैंग्वेज को समझ पा रहा हूँ। फिर उनका लीडर कहता है तुम कोई इंसान तो नहीं हो, तो तुम इंसानों के बीच में क्यों घूम रहे हो? तो जिन्वू कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? फिर उनका बॉस बताता है जब हम किसी इंसान को देखते हैं तो हमारे मन में आवाज आती है कि उस इंसान को मार डालो, लेकिन जब हम तुम्हें देखते हैं तो हमारे मन में ऐसी कोई आवाज नहीं आती है। वहीं जिन्वू सोच रहा होता है कहीं ये इस वजह से तो नहीं क्योंकि मैंने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है। तभी उनका लीडर जिन्वू को एक ऑफर देता है और वो कहता है तुम इन इंसानों को यहीं पर छोड़ दो और हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ग्लिच होता है और वो लीडर अपनी बातों को दोबारा से रिपीट करने लगता है। फिर जिन्वू सोचने लगता है आखिर ये हुआ क्या, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और अपनी सेना निकाल लेता है, जिसके बाद वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं और वो तीनों वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ एल्प्स उन्हें मारने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिन्वू उन सबको पेल देता है। फिर उनका बॉस जिन्वू से कहता है मेरा नाम है बारूका, तुम्हारा नाम क्या है? तो जिन्वू उसे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। फिर जिन्वू सोचने लगता है ये मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है, मैं इग्रिस के साथ मिलकर भी इसे नहीं हरा पाऊंगा, इसे हराने के लिए मुझे और ज्यादा ताकत चाहिए होगी। तभी हम देखते हैं किम को भी होश आ जाता है और वो भी जिन्वू पर अटैक करने के लिए आने लगता है। उधर से बारूका भी जिन्वू पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और वो दोनों जिन्वू को घेर लेते हैं। लेकिन तभी जिन्वू वहाँ पर बर्फ उड़ा देता है और वो किम को मारकर उसे अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद किम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो तीनों मिलकर उससे लड़ने लग जाते हैं। बारूका उन तीनों को बराबर की टक्कर दे रहा होता है, लेकिन कुछ देर लड़ने के बाद जिन्वू उसे मार देता है और उसकी पूरी सेना भी खत्म हो जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर आन योनहो से कहते हैं उन लोगों को लगभग अंदर 1 हफ्ता हो चुका है, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर हम सब देख लेंगे। लेकिन योनहो वहाँ से जाने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं वो रेड गेट ब्लू गेट में बदल जाता है। फिर उसमें से जिन्वू और बाकी सभी बाहर आते हैं। तो योनहो पूछता है मिस्टर किम कहाँ पर हैं? लेकिन जिन्वू उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे रोकते हुए कहता है हमारे गिल्ड के 6 मेंबर गायब हैं और मुझे
इस बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिन्वू कहता है तुम्हें जो भी पूछना है अपने गिल्ड वालों से पूछो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे 2 लोगों को बचाया है, क्या तुम्हें मुझे शुक्रिया नहीं बोलना चाहिए। फिर योनहो कहता है तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। जिसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद योनहो मिस्टर आन से कहता है इसको हमारे गिल्ड में लेकर आओ। उधर हम जिन्वू को देखते हैं और वो हान को उसके घर पर छोड़ देता है। फिर हमें पता चलता है जिन्वू ने बारूका का हथियार ले लिया होता है, लेकिन वो उसे अपना गुलाम नहीं बना पाया था क्योंकि बारूका जिन्वू से बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर पाया था। फिर हम अगली सुबह देखते हैं जिन्हो जिन्वू को लेने के लिए आता है और वो हान को भी अपने साथ लेकर जाते हैं। शायद वो किसी मिशन पर जा रहे थे। हम देखते हैं जिन्वू और जिन्हो एक डंजन में होते हैं और जिन्वू अपने गुलामों की मदद से सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। फिर जिन्हो पूछता है आखिर ये क्या चीज है, तो जिन्वू बताता है ये मेरी एक तरह की पावर है। दूसरी तरफ हम एक टूटी फूटी बोट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हंटर किसी चीज से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और वो उस हंटर से कहता है तुम्हारे साथी मरे नहीं है, सिर्फ बेहोश हुए हैं। मैं तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाना चाहता, मुझे बस घर जाना है। वहीं हम जिन्वू और जिन्हो को देखते हैं जो कि पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि जिन्हो के 19 क्वेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। फिर जिन्वू उससे पूछता है तुम अब क्या करने वाले हो, तो जिन्हो बताता है मुझे हंटर एसोसिएशन को एक टेस्ट देना है ताकि मुझे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। फिर मुझे एक गिल्ड शुरू करने के लिए अपने फादर से परमिशन लेनी है, और वैसे तुम क्या करने वाले हो। तो जिन्वू कहता है तुम मुझे कुछ दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, मुझे कहीं पर जाना है। ये सुनकर जिन्हो उदास हो जाता है और वो कहता है कहीं तुम मुझसे परेशान तो नहीं हो गए। मेरा एक बड़ा भाई है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, मैं बस ये चाहता हूँ काश तुम मेरे बड़े भाई होते। फिर जिन्वू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है तो आज से तुम मेरे छोटे भाई हो गए। ये सुनकर जिन्हो रोने लग जाता है। उधर हम उसी बंदे को देखते हैं और उसे जेल में डाल दिया होता है। बाहर 2 गार्ड उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है इसने बताया ये एक दूसरे देश का हंटर है और 10 साल पहले एक डंजन में फंस चुका था। अभी यूनाइटेड स्टेट में एक डंजन ओपन हुआ और ये उसमें से बाहर आया। तभी दूसरा गार्ड पूछता है क्या इसके बारे में तुम्हें और कुछ पता चला। फिर वो कहता है इसको इंग्लिश नहीं आती है, इसलिए हमने एक S रैंक के हंटर को बुलाया है जिसका नाम है डोंगसू। फिर दूसरा गार्ड पूछता है क्या तुम्हें इसका नाम पता चला, तो वो कहता है इसका नाम बोलने में थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका नाम है संग टू ह्योन। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि तैयार होकर कहीं पर जा रहा होता है और वो जिन्हा से कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ एक ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन जिन्वू जाता है उसी कासल में जहाँ पर वो पहले लेवल कम होने की वजह से नहीं जा पाया था। उसके अंदर जाते ही जिन्वू को एक मैसेज आता है कि उसे 10,000 डीमन सोल्स को कैप्चर करना है। उधर हम जिन्हो को देखते हैं जो कि अपने फादर को मनाने के लिए जाता है। पहले तो उसके फादर मना कर रहे होते हैं लेकिन फिर वो कहते हैं मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर गिल्ड ओपन करने दूंगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन्वू को अपने गिल्ड में लेना चाहते हैं ना, क्या तुम उसे हमारे गिल्ड में ला सकते हो। फिर हम जिन्वू को देखते हैं जो कि बहुत सारे डीमंस को मार चुका होता है। तभी उसे 2nd फ्लोर पर जाने का एक परमिट मिलता है, जिसके बाद जिन्वू 2nd फ्लोर पर जाकर भी डीमंस को मारता है और इसी तरह उसे अगले फ्लोर पर जाने के परमिट मिलते हैं। जिन्वू अपना खाना पीना भी वहीं पर लेकर आया होता है। वो 10,000 डीमन सोल्स को कैप्चर भी कर लेता है। फिर जिन्वू 49वें फ्लोर पर पहुंच जाता है और उसे 50 फ्लोर पर जाने के लिए एक डीमन किंग को हराना होता है। उधर हम मिस्टर आन को देखते हैं जो कि जिन्वू से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें पता चलता है जिन्वू तो पिकनिक पर गया है। फिर हम दोबारा से जिन्वू को देखते हैं। जिन्वू उस मोटे से डीमन से लड़ रहा होता है और वो कुछ ही देर में उसे हरा भी देता है। उधर हम देखते हैं डोंगसू संग के पास पहुंच जाता है और संग उससे बार बार एक ही बात बोले जा रहा होता है, बहुत बड़ा खतरा आने वाला है और मैं उसी खतरे को रोकना चाहता हूँ। ये सुनकर डोंगसू को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है वैसे तो तुम मुझे एक मैजिक बीस्ट लग रहे हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ और 2 बच्चे भी हैं, क्या तुम्हें अपने बच्चे का नाम भी याद है। फिर संग बताता है मेरे बच्चे का नाम है जिन्वू और हमें पता चलता है ये जिन्वू का फादर है। फिर डोंगसू हंसने लग जाता है और वो कहता है तुम्हारा लड़का तो पहले ही मर चुका है और अगर तुम्हारे कुछ आखिरी शब्द हैं तो उसे जाकर नर्क में बता देना। और हम देखते हैं उन दोनों के अंदर से ओरा निकलने लगता है। उधर हम देखते हैं जिन्वू की आर्मी सभी डीमंस को मार रही होती है और जिन्वू एक और डीमन किंग को भी हरा देता है। तभी हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। फिर एक हंटर
हंटर कहता है, मैंने सिर्फ सुना था लेकिन आज देख भी लिया, जब 2 एस रैंक के हंटर लड़ते हैं तो क्या होता है। ये सब पलक झपकते ही हो गया और मिस्टर डोंगसू हार गए। फिर हम जिनवू को देखते हैं जो कि 75वें फ्लोर पर आ चुका था और 25 फ्लोर और बचे हुए थे, लेकिन उसका सारा खाना खत्म हो चुका था। फिर जिनवू बताता है उसे 2 डीमन किंग को हराने पर 2 आइटम मिले हैं, इसका मतलब उसे एक और डीमन किंग को हराना है। इसी के साथ उसे एक चाबी भी मिली होती है, लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन जिनवू को नहीं बताई जाती है और हमें पता चलता है एलेक्जर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिनवू को 2 चीजें मिल चुकी हैं। अब उसे सिर्फ एक और चीज चाहिए जिसके बाद वो अपनी मोम को बचा पाएगा, लेकिन अभी के लिए वो वहाँ से चला जाता है। जिनवू उस डीमन कासल से बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है, अगर मुझे एलेक्जर ऑफ लाइफ को बनाना है तो मुझे अपनी लेवल को बढ़ाना होगा। अभी मैं ऑफिशियली ई रैंक का हंटर हूँ तो मैं हाई लेवल डंजन में नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मुझे अपनी रैंक को दोबारा से चेक कराना होगा। फिर जिनवू जाता है अपनी रैंक को रीचेक कराने के लिए और वहाँ पर दूसरे हंटर्स भी आए हुए थे। वहीं पर कुछ रिक्रूटर्स भी होते हैं। तभी उनमें से एक जिनवू को देख लेता है और वो योनहो को फोन लगाकर कहता है, जिनवू यहाँ पर आ चुका है जिसका आपको इंतजार था। जिसके बाद जिनवू अपनी रैंक चेक कराने के लिए जाता है और पहले की तरह उसे एक बॉल पर हाथ रखना होता है, लेकिन जैसे ही जिनवू उस पर हाथ रखता है मशीन में एरर आना शुरू हो जाता है। वो लड़की बार बार ट्राई कर रही होती है लेकिन हर बार वही एरर आ रहा होता है। तभी वहाँ पर उनका डायरेक्टर आता है और वो देखते ही समझ जाता है कि मशीन में कोई भी एरर नहीं है। जिनवू की लेवल ही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो मशीन की लिमिट से बाहर पहुँच गई है। वो मशीन उसकी लेवल को चेक नहीं कर पा रही है। फिर डायरेक्टर बताता है, इसका मतलब ये है कि जिनवू अब कंट्री का 10वां एस रैंक का हंटर बन चुका है। वहीं हम जिनचुल और चॉय को देखते हैं। तभी चॉय कहता है, मैंने सुना व्हाइट टाइगर गिल्ड ने एक ऐसे हंटर को अपने रेड में शामिल होने दिया जो उनके गिल्ड का मेंबर भी नहीं है और उसने डंजन के बॉस को भी हरा दिया। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है? तो जिनचुल कहता है, मैं वहीं पर था लेकिन मैं पहले ही वहाँ से चला गया था तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तभी उन्हें अंदर से शोर शराबे की आवाज आने लगती है तो वो देखने के लिए जाते हैं। उधर सभी हंटर्स जिनवू के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिनवू उसे देखते ही समझ जाता है ये कोई आम हंटर नहीं है। फिर चॉय उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और उससे पूछता है, क्या तुमने अभी कोई गिल्ड ज्वाइन किया है? लेकिन जिनवू कहता है, मेरे पास टाइम नहीं है और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं जिनवू अपनी मोम से मिलने के लिए जाता है और वो कहता है, मुझे लगता है जैसे आप किसी भी वक्त उठ जाएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत जल्द बचा लूंगा। फिर जिनवू वहाँ से बाहर जाता है और वहीं पर जिनचुल खड़ा हुआ था। फिर वो कहता है, संग जिनवू, तुमसे कोई मिलना चाहता है। और वो और कोई नहीं बल्कि हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते हैं, गो गुनही। फिर वो बातें करने लगते हैं तो प्रेसिडेंट कहते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं है जो लोगों को बचाती है, वो है हंटर्स। हमारे यहाँ 5 मेन गिल्ड हैं जिनके बीच का बैलेंस कुछ ठीक नहीं है और अगर तुम उनमें से किसी एक को ज्वाइन कर लोगे तो उनका बैलेंस और भी खराब हो जाएगा और वो सब बर्बाद हो जाएंगे। हंटर एसोसिएशन बहुत बड़ा है लेकिन अच्छे हंटर बहुत कम हैं। ज्यादातर हंटर पैसे और नाम के लिए बड़े बड़े गिल्ड को ज्वाइन कर लेते हैं। ये जिनचुल भी एक अच्छा हंटर है लेकिन ये सिर्फ ए रैंक का हंटर है, तो मैं चाहता हूँ तुम हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं चाहता हूँ एक 6th पावर आए जो इन 5 गिल्ड को कंट्रोल करे। फिर जिनवू कुछ देर सोचने लगता है और वो उनके ऑफर को मना कर देता है। फिर जिनवू कहता है, मुझे लड़ना पसंद है, मेरी जगह डंजन में है और मैं वहीं रहना चाहता हूँ। वहीं हम डोंगसू को देखते हैं जो कि बहुत ही घायल हालत में पड़ा हुआ था। तभी वहाँ पर डेप्यूटी डायरेक्टर आता है और वो उससे पूछता है, ये संगटू योन, क्या ये सच में एक मैजिक बीस्ट था? तो डोंगसू कहता है, तुम्हें क्या लगता है इतनी ताकत एक इंसान के पास हो सकती है? जिसके बाद डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर डोंगसू वही बात याद करने लगता है जब संगटू योन ने उसे धमकी दी थी कि मेरी फैमिली से दूर रहना, नहीं तो मरने के बाद भी तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। और ये सब सोचकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उधर हम जिनवू को देखते हैं जो कि आर्टिफैक्ट्स के बारे में सर्च कर रहा होता है। ये इक्विपमेंट्स इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते हैं जो कि एक हंटर की ताकत को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं। तभी जिनवू देखता है एक गिल्ड माइनिंग टीम को हायर कर रहा होता है तो जिनवू जाकर उसे ज्वाइन कर लेता है। फिर जिनवू बताता है एक गिल्ड में 3 तरह की टीम होती है। पहली टीम होती है एजोल टीम जो कि मैजिक बीस्ट से लड़ती है। फिर आती है माइनिंग टीम जो कि मटेरियल्स को कलेक्ट करती है जैसे कि माना क्रिस्टल। जिसके बाद आती है रिकवरी टीम जो कि मैजिक बीस्ट की लाशों को कलेक्ट करती है। फिर
डंजन के अंदर हम चॉय की एजोल्ड टीम को देखते हैं। चॉय अपनी आग से सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उसके साथ चाहीन भी होती है जिसे मॉन्स्टर के जलने की स्मेल से दिक्कत हो रही थी। फिर बॉस सभी बाहर आ जाते हैं लेकिन उन्होंने बॉस को नहीं हराया था। जिसके बाद माइनिंग टीम और एजोल्ड टीम अंदर जाते हैं। फिर जिन्वू माइनिंग कर रहा होता है और वो सोचता है ए लेवल गेट का बॉस कितना ताकतवर होगा और जिन्वू उससे लड़ने के बारे में सोचने लगता है। जिसके बाद जिन्वू माइनिंग करने लगता है तो सभी उसकी ताकत देखकर सोच रहे थे क्या ये सच में ई रैंक का हंटर है। फिर कुछ देर बाद लंच टाइम हो जाता है। सभी लोग खाना खाने के लिए जाते हैं लेकिन जिन्वू कहता है मैं इस जगह का काम खत्म करके आता हूँ। और सभी हंटर्स के वहाँ से जाने के बाद जिन्वू उस गेट के पास पहुँच जाता है जहाँ पर बॉस होता है। फिर जिन्वू अंदर जाने के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर चाहीन आ जाती है और वो कहती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। तो जिन्वू कहता है मैं तो बस रास्ता भटक गया था और गलती से यहाँ पर आ गया। फिर चाहीन उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है लेकिन जैसे ही जिन्वू उसके पास से निकल कर जाता है चाहीन उसे स्मेल करने लगती है। फिर चाहीन उससे पूछती है क्या तुम सच में एक हंटर हो। तो जिन्वू कहता है हाँ मैं एक ई रैंक का हंटर हूँ। और चाहीन उसका आई कार्ड भी चेक करती है। फिर चाहीन कहती है अब तुम यहाँ से जाओ लेकिन संभल कर जाना, ये बहुत ही बड़ा डंजन है। जिन्वू के वहाँ से जाने के बाद चाहीन सोचने लगती है उसकी स्मेल दूसरे हंटर से बिल्कुल ही अलग है, क्या ये उसकी लो लेवल के कारण है। वहीं दूसरे हंटर जिन्वू से कह रहे थे तुम तो बहुत लक्की हो, तुम्हें चाहीन से मिलने का मौका मिला, हम तो उन्हें सिर्फ दूर से ही देख सकते हैं। और वो जिन्वू को बताते हैं चाहीन हम लोगों को बॉस से बचाने के लिए यहाँ पर चक्कर लगाती रहती हैं, लेकिन उन्हें हंटर्स के पास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि उन्हें हंटर्स के अंदर से अजीब सी स्मेल आती है। फिर जिन्वू सोचने लगता है चाहीन को भी मेरे अंदर से हंटर की कोई स्मेल नहीं आई और वो रेड गेट वाला बंदा भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था। क्या ये सब इसीलिए क्योंकि मैं सिस्टम का एक प्लेयर हूँ, शायद ये सिस्टम का कोई फेवर होगा। जिसके बाद माइनिंग टीम का बॉस जिन्वू को उसका पेमेंट दे देता है और वो कहता है कल हम लगातार 2 रेड मिशन पर जाने वाले हैं, रैंक सी और रैंक ए गेट पर, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है तो वो कहता है मैं तुम्हारी सैलरी डबल कराने के बारे में बात करूंगा। उधर हम चाहीन को देखते हैं जो कि जिन्वू के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही होती है लेकिन फोन पर उसे एक बंदा बताता है कल मिस्टर चॉय भी जिन्वू के बारे में ही पूछ रहे थे। हंटर एसोसिएशन ने जिन्वू की सारी इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर रखा है, हम उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। फिर चाहीन जिन्वू के बारे में ही सोचने लगती है और वो उसकी स्मेल के बारे में भी सोच रही थी क्योंकि जिन्वू की स्मेल उसे पसंद आई थी। फिर अगले दिन हम देखते हैं जिन्वू अपने मिशन पर जाता है और वो सी लेवल के गेट का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। जिसके बाद वो सभी लंच कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एजोल्ड टीम का कैप्टन सोन कीहोन आता है। फिर वो कहता है हमें एक हंटर की जरूरत है जो कि हमारा सामान उठा सके क्योंकि हमारा हंटर आज नहीं आया है। वो उन सबको ज्यादा पैसे देने के लिए भी बोलता है लेकिन कोई भी ए रैंक के डंजन में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तभी जिन्वू उसके साथ जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो सभी डंजन के अंदर जाते हैं। उस डंजन के अंदर जाते ही जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है जैसा कि उसे रेड गेट के अंदर महसूस हुआ था। तभी उन पर कुछ कुत्ते अटैक कर देते हैं लेकिन वो हंटर्स उन सभी को बड़े ही आराम से पेल देते हैं। फिर वो सभी सोचने लगते हैं आखिर ये सी रैंक के कुत्ते ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हैं। तभी जिन्वू देखता है उन सभी के गले में एक पट्टा होता है और जिन्वू समझ जाता है उन्हें किसी ने पाल पोस कर बड़ा किया है। तभी वहाँ पर अचानक से ऑर्क्स आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी उनमें से एक अपना भाला फेंक कर मारता है। कीहुन उसे रोक तो लेता है लेकिन उसकी शील्ड भी टूट जाती है। फिर वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऑर्क्स कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और वो सभी हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे। वो उनमें से एक हंटर का हाथ भी काट देते हैं लेकिन उनकी हीलर उसका हाथ दोबारा से उगा देती है। तभी उनके पीछे एक और ऑर्क आ जाता है और वो उन्हें मारने ही वाला होता है लेकिन तभी जिन्वू बिना किसी को दिखे उसे पेल देता है। फिर जिन्वू अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उन सभी ऑर्क्स पर अटैक करने लगता है जिसकी वजह से वो सभी कमजोर हो जाते हैं और हंटर्स उनको मार देते हैं। जिन्वू की मदद से वो सभी जीत जाते हैं और किसी को जिन्वू के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है लेकिन एक लड़की को उसका पता चल जाता है क्योंकि वो एक मैजिक कास्टर है। पर वो किसी को भी जिन्वू के बारे में नहीं बताती है क्योंकि जिन्वू की वजह से उसकी जान बची है। फिर कैप्टन कीहुन कहता है यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है तो हमें वापस चलना चाहिए। जिसके
बाद वो उस डंजन से बाहर निकलने के लिए गेट के पास जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं वहाँ पर किसी ने बैरियर लगा दिया है। फिर वो मैजिक कास्टर कहती है ये बैरियर बहुत ही पावरफुल है, लेकिन मैं इसे तोड़ सकती हूँ अगर मुझे कुछ टाइम मिले तो। जिसके बाद 3 मेजेस उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो एक ट्रैप होता है और उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। फिर वहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो अजीब सी भाषा में बोल रहे होते हैं। तभी उनमें से एक ऑर्क को कुछ होने लगता है और वो कहता है मेरा नाम है कारगलगन और मैं इंसानों से मिलना चाहता था। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो मुझसे मिलने के लिए आओ या मेरे सोल्जर के हाथों मारे जाओ। फिर कीहुन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और वो जिन्वू से कहता है हम लोग बॉस को देखते ही उस पर अटैक कर देंगे तो बैरियर हट जाएगा। इसी का फायदा उठाकर तुम बाहर निकल जाना और दूसरी एजोल टीम को इन्फॉर्म कर देना। तभी वहाँ पर एक हीलर आती है और वो जिन्वू को एक डायरी देकर कहती है मैं चाहती हूँ तुम इसे मेरी फैमिली को दे देना। वहीं बाहर चाहीन माइनिंग टीम के बॉस से जिन्वू के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है जिन्वू तो ए रैंक के डंजन में एजोल्ट टीम के साथ गया हुआ है। उधर सभी लोग ऑर्क किंग के कैसल में पहुंच जाते हैं और वो कहता है इंसानों तुम्हारा स्वागत है। चाहीन उस डंजन के आगे खड़ी होकर सोच रही थी आखिर एक ई रैंक का हंटर पोर्टर बनकर ए रैंक के डंजन में क्यों जाएगा, क्या उसे मरने का इतना शौक है। और कल मैंने उसे बॉस के गेट के सामने खड़ा हुआ भी देखा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर चाहीन उस डंजन के अंदर जाने लगती है, लेकिन उसके पास कोई भी हथियार नहीं होता है तो वो एक कुल्हाड़ी लेकर ही अंदर चली जाती है। वहीं हम ऑर्क्स के कैसल के अंदर देखते हैं, तभी एक हंटर कहता है ये ऑर्क्स तो बहुत ताकतवर हैं, अगर ये डंजन से बाहर निकल गए तो पूरे शहर पर कब्जा कर लेंगे, खास करके वो चारों जो राजा के साथ में खड़े हैं। फिर कारगलगन कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है इंसानों। और जैसे ही वो अपना मास्क उतारता है उसका ओरा देखकर सभी हंटर्स के पसीने छूट जाते हैं। फिर कीहुन पूछता है आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, तो कारगलगन कहता है केवल मनोरंजन के लिए, मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगा और मेरे सैनिकों का मनोरंजन होगा। तभी कीहुन उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी से कहता है चलो उसे मार डालते हैं। लेकिन वो सभी इतने ज्यादा डर चुके थे कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, तो कीहुन अकेले ही उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। कारगलगन उसके अटैक से बचने के लिए हीम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड बना लेता है। फिर वो कीहुन को अपने ग्रेविटी मैजिक से पकड़ लेता है और ऊपर नीचे पटकने लग जाता है, लेकिन तभी जिन्वू वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। ये देखकर कारगलगन का एक जनरल जिन्वू पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन जिन्वू उसे एक हाथ से पकड़कर ऊपर फेंक देता है। फिर जिन्वू अपनी सेना को बाहर निकाल लेता है और वो कहता है मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। वहीं बाहर हम देखते हैं माइनिंग टीम अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ पर जिनचुल आ जाता है। फिर जिनचुल सोचने लगता है आखिर जिन्वू एक माइनर बनकर यहाँ पर क्यों आया है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी उसे कारगलगन का ओरा महसूस होता है तो वो सोचने लगता है आखिर ए रैंक के डंजन से इतना पावरफुल ओरा कैसे बाहर आ सकता है। तो जिनचुल अपनी टीम को उस डंजन का एनर्जी लेवल दोबारा से चेक करने के लिए बोलता है। उधर कारगलगन जिन्वू से कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी सेना को अपने इन खिलौनों से हरा पाओगे। तो जिन्वू कहता है तुम मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। फिर जिन्वू अपने एक स्किल मोनार्च डोमेन का इस्तेमाल करता है, जिसकी मदद से उसके सैनिकों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो सभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। इग्रिस और आयरन सभी ऑर्क्स को मार रहे होते हैं, जिन्वू भी उनको मारकर उनकी संख्या कम कर रहा था। तभी कारगलगन जिन्वू पर हिम ऑफ फायर ड्रैगन और हिम ऑफ प्रोटेक्शन से अटैक करने लगता है। वो जिन्वू के बहुत सारे सैनिकों को भी मार देता है। बाहर हम देखते हैं उन लोगों को पता चलता है ये कोई ए लेवल का गेट नहीं है बल्कि एस लेवल के आसपास का गेट है। फिर जिनचुल कहता है जल्दी से मास्टर ऑफ हंटर्स को कांटेक्ट करो, हमें अंदर किसी को भेजना होगा। अंदर कारगलगन कहता है तुम्हारी मैजिक पावर कभी ना कभी तो खत्म होगी ही, फिर तुम क्या करोगे। तो जिन्वू कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, अब मैं तुम्हें एक नेक्रोमेंसर की असली ताकत दिखाता हूँ। फिर जिन्वू एक पोशन पीता है और जितने भी ऑर्क्स मरे पड़े थे उन सबको अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिन्वू कहता है बहुत जल्द तुम भी मेरे गुलाम बन जाओगे। ये सुनकर कारगलगन सोचने लगता है कहीं ये वही तो नहीं, कहीं ये लॉर्ड तो नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। लेकिन वो फिर भी अपने जनरल्स को उन्हें मारने का ऑर्डर दे देता है। उधर हम चॉय को देखते हैं, तभी उसकी असिस्टेंट उसे डंजन के बारे में बताती है और वो कहती है अगर ये डंजन
सीजन टूट गया तो जेजू आइलैंड जैसा एक और इंसिडेंट हो सकता है। तो चॉय कहता है हमारे पास अभी भी समय है, सभी हंटर्स को वहाँ पर भेजो और हो सकता है हमें दूसरे गिल्ड की भी मदद लेनी पड़े। डंजन के अंदर हम देखते हैं जिन्वू की सेना ओर्क्स पर भारी पड़ रही होती है तो कारगलगन अपने मैजिक से जिन्वू पर अटैक करने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है जिन्वू पर पॉइजन और कर्स का कोई भी असर नहीं होता है। तभी वहाँ पर चाहीन भी आ जाती है और वो उन हंटर से पूछती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वो कहते हैं हमें तो खुद भी नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। उधर कारगलगन बहुत बड़ा हो जाता है और जिन्वू पर अटैक करने लगता है। फिर जिन्वू भी उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू के डैगर से कारगलगन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो जिन्वू चेन का इस्तेमाल करके उसे बांध देता है। तभी वहाँ पर जिनचुल भी आ जाता है। वो पूछता है क्या सभी लोग ठीक हैं? फिर वो देखता है जिन्वू ने वहाँ पर सब कुछ संभाल लिया होता है। वहीं जिन्वू कारगलगन को हरा देता है। फिर वो उसे अपना गुलाम बनाता है और उसका नाम टस्क रखता है। फिर जिन्वू देखता है वो एक इलाइट नाइट रैंक का सोल्जर है जो कि जिन्वू ने पहले कभी नहीं देखा है। तभी कीहुन की टीम वहाँ पर आकर जिन्वू से सवाल पूछने लगती है तो चिंचुल उसे बचाने के लिए बोलता है हंटर संग जिन्वू ये एसोसिएशन का एक टॉप सीक्रेट है, इसने तुम लोगों को बचाने के लिए अपनी ताकत दिखाई तो तुम लोग अपना मुंह बंद रखना। फिर जिन्वू उस हीलर की डायरी वापस करके वहाँ से जाने लगता है तो चाहीन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जादूगरनी कहती है आपने अपने हाथ में ये कुल्हाड़ी क्यों पकड़ी हुई है? ये सुनकर चाहीन शर्मा जाती है और वो कहती है उसे लग रहा होगा मैं कितनी अजीब हूँ। उधर हम चॉय को देखते हैं, कीहुन उसे रिपोर्ट करने के लिए आता है तो चॉय उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है संग जिन्वू और मुझ में कौन ज्यादा ताकतवर है? तो कीहुन कहता है किसी डंजन को क्लियर करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, क्या आप ए लेवल के डंजन को अकेले क्लियर कर सकते हो? फिर चॉय कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरे अल्टीमेट हंटर का टाइटल एक मजाक बन चुका है। फिर हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू जिन्हो से मिलता है और वो दोनों गिल्ड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारी मीडिया की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि एक एक्टर ली मिनसुंग की अवेकनिंग हुई थी और वो सभी उसका इंटरव्यू लेने वाले थे। तभी वहाँ पर चॉय और योनो भी आ जाते हैं तो रिपोर्टर्स उनसे पूछने लगते हैं क्या आप ली को अपने गिल्ड में लेने के लिए आए हैं? लेकिन वो दोनों तो वहाँ पर जिन्वू के लिए आए थे, इसीलिए वो मना कर देते हैं और ये सुनकर सभी रिपोर्टर्स निराश हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जिन्वू भी आ जाता है क्योंकि आज उसे ऑफिशियली एस रैंक का हंटर बना दिया जाएगा। वहीं मिनसुंग अपना इंटरव्यू दे रहा होता है तो जिन्वू अंदर जाने लगता है, लेकिन मिनसुंग का मैनेजर उसे रोक लेता है और वो कहता है अभी यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ से हटो, बाद में आना। तभी वहाँ पर चेयरमैन आ जाते हैं और वो कहते हैं इसे अंदर आने दो, ये मेरा मेहमान है और हमने मना किया था ना इस समय इंटरव्यू मत करना। जिसके बाद चेयरमैन जिन्वू को लेकर अंदर चले जाते हैं। मिनसुंग भी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन जिनचुल उसे रोक लेता है। फिर जिन्वू की रैंक चेक करने के लिए उसे बुलाया जाता है और उससे पूछते हैं आखिर तुम किस तरह की पावर यूज कर सकते हो? तो जिन्वू अपना एक शैडो गुलाम बाहर निकालता है, लेकिन चेयरमैन कहते हैं मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है और मुझे पता है तुम इससे ज्यादा कर सकते हो। जिसके बाद जिन्वू अपनी असली ताकत दिखाता है और वो बहुत सारे सोल्जर्स निकाल लेता है। फिर जिन्वू कहता है मैं ऐसे 100 सोल्जर्स और निकाल सकता हूँ। बाहर चॉय और योनहो भी जिन्वू की मैजिक पावर देखकर हैरान रह जाते हैं। योनहो कहता है ये तो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। फिर जिन्वू की रैंक चेक करने के बाद उसे एस रैंक का लाइसेंस दे दिया जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। चॉय और योनहो उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन दोनों को इग्नोर कर देता है। फिर जैसे ही जिन्वू बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है सभी रिपोर्टर्स उसकी फोटो खींचने लगते हैं क्योंकि वो एक एस रैंक का 10वां हंटर बन चुका है। ये न्यूज देखकर सभी लोगों को जिन्वू के एस रैंक हंटर बनने की खबर मिल जाती है। ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है क्योंकि पिछले 2 साल से कोई भी एस रैंक का हंटर नहीं बना है। उधर जिन्हो अपने फादर से बताता है जिन्वू ने उनके गिल्ड को ज्वाइन करने से मना कर दिया है क्योंकि पहले वो अपने एक अलग मिशन को पूरा करना चाहता है और वो चाहता है जिन्हो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले। ये सुनकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं पहले तो तुम गिल्ड के मास्टर बनना चाहते थे और अब सब कुछ छोड़ रहे हो। लेकिन जिन्हो कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जिन्वू के साथ ही रहूंगा। उधर सभी रिपोर्टर्स जिन्वू से सवाल पूछना चाहते थे लेकिन उनसे बचने के लिए जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू की स्पीड देखकर योनो एक बार फिर से हैरान हो जाता है। फिर वो सोचने लगता है उसकी ताकत पिछली बार से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, उसकी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उधर जिन्वू हंटर
ऑक्शन में अपने लिए आर्मर खरीदने जाता है। उसे एक ऐसा आर्मर चाहिए जो उसे फायर वाले अटैक से बचा सके। फिर एक मैनेजर जिन्वू को क्लॉक दिखाता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा होता है, तो जिन्वू उससे पैसे कम करने के लिए बोलता है, लेकिन वो मैनेजर कहता है हमारे यहाँ का प्राइस एकदम फिक्स है। फिर जिन्वू कहता है उसे एक डैगर चाहिए, तो दूसरा मैनेजर आकर उसे अपने साथ ले जाता है और एक चाकू दिखाने लगता है, लेकिन वो भी बहुत महंगा होता है। तो जिन्वू अपना चाकू दिखाकर बोलता है इसके कितने पैसे दोगे? फिर वो मैनेजर कहता है ये लगभग 100 मिलियन का होगा। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है ये तो मैंने सिस्टम से खरीदा था, वो भी लगभग 3 मिलियन में। इसका मतलब सिस्टम से मिले आइटम असली दुनिया में बहुत महंगे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्वू अपनी सिस्टर को बताता है वो दोबारा से 1 हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा है। तभी वहाँ पर जिन्हो अपना सामान लेकर जिन्वू के साथ रहने के लिए आ जाता है। तो जिन्वू जिन्हा से कहता है मैं 1 हफ्ते के लिए इसके साथ जा रहा हूँ। फिर उस रात हम देखते हैं जिन्वू टस्क के 3 जनरल को समन करता है और उनमें से एक से कहता है तुम अब से जिन्हा की रक्षा करोगे। जिसके बाद जिन्वू अपने कुछ गार्ड्स को समन करता है और उन्हें शहर की सुरक्षा के लिए भेज देता है। तभी हम आसमान में उड़ती हुई एक चींटी को भी देखते हैं। फिर अगले दिन जिन्वू दोबारा से उसी डीमन कैसल में पहुंच जाता है और इस बार वो अपने साथ एक रिंग और एक क्लॉक भी लाया था ताकि वो आग से बच सके। वहीं हम जिन्हो के फादर और मदर को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी जिन्हो के फादर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उधर जिन्वू के सामने एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है, तो वो उसे मारने के लिए टस्क को समन करता है। फिर जिन्वू उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उसे एक लाल बॉल दे देता है और टस्क उस बड़े से डीमन को 1 सेकंड में ही उड़ा देता है। वहीं जिन्हो के फादर को पता चलता है उन्हें एटर्नल स्लम्बर नाम की एक बीमारी हो चुकी है। इस बीमारी में अगर कोई एक बार सो जाता है तो वो फिर कभी नहीं उठता है। फिर डॉक्टर बताता है कुछ लोगों का शरीर मैजिक पावर को सहन नहीं कर पाता है और अगर वो किसी हंटर के पास रहते हैं तो उन्हें यह बीमारी लग जाती है। फिर हम 2 हंटर्स को देखते हैं, तभी उनके सामने वही चींटी आ जाती है जिसे हमने उड़ते हुए देखा था। उधर हम देखते हैं जिन्वू ने जल्दी जल्दी लेवल्स को पार करने के लिए अपने सोल्जर्स को 6 टीम में बांट दिया था, लेकिन तभी जिन्वू देखता है कोई उसके सोल्जर्स को मार रहा होता है, तो जिन्वू उसका पता लगाने के लिए जाता है। फिर जिन्वू गायब होकर देखता है कुछ डीमन नाइट्स उसके सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं, तो जिन्वू उन सबको बड़े ही आराम से पेल देता है और आखिरी बचा नाइट तो जिन्वू को देखकर ही डर जाता है। फिर जिन्वू कहता है मैं हमेशा सोचता था क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता होगा और आज मुझे जवाब मिल गया। वो आखिरी बचे नाइट को भी मारने वाला होता है, लेकिन वो जिन्वू से माफी मांगने लग जाती है और वो कहती है मैं सरेंडर कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। तो जिन्वू कहता है पहले तुमने मेरी टीम पर अटैक किया और अब तुम चाहती हो मैं तुम्हें ना मारूं? वैसे भी मैंने तुम्हारे साथियों को तो मार ही दिया है। फिर वो डीमन कहती है मुझे बचाना उन लोगों की ड्यूटी थी, अगर मैं सेफ रहूंगी तो उन्हें अच्छा ही लगेगा। जिसके बाद जिन्वू उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगता है और तभी वो जिन्वू पर पीछे से अटैक कर देती है, लेकिन टस्क जिन्वू को बचा लेता है और वो फिर से जिन्वू से माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। तो जिन्वू पूछता है क्या तुम मुझे अगले फ्लोर पर जाने का परमिट दिला सकती हो? फिर वो कहती है अगले फ्लोर पर जाने का परमिट मेरी फैमिली के पास है तो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, और मुझे दूसरे फ्लोर्स के परमिट की लोकेशन भी पता है तो मैं तुम्हें वहाँ पर भी लेकर जा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा तुम मुझे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। उधर हम वही डीमन कीड़ी को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पर उड़कर आ चुकी होती है। उसने वो पूरा आइलैंड डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और बहुत सारे लोगों को भी मार दिया था। वहीं जिन्वू उस डीमन लड़की से पूछता है क्या तुम्हें अपने दिमाग में कोई आवाज सुनाई देती है कि सभी इंसानों को मार डालो? तो वो डीमन कहती है नहीं, लेकिन हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है, अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो। फिर जिन्वू पूछता है तुम्हें ये आवाज कब से सुनाई दे रही है? तो वो कहती है जब से हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर जिन्वू हैरान रह जाता है और वो पूछता है इससे पहले तुम कहाँ पर थी? तो वो बताती है इससे पहले हम डीमन रेल्म में थे। फिर जिन्वू पूछता है तुम डीमन रेल्म में क्या कर रहे थे? तभी हम देखते हैं उसके साथ वही ग्लिच होने लगता है और वो कहती है हम वॉर की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए जो बहुत ताकतवर है और उससे लड़ने के लिए सभी डीमंस को एक साथ आना होगा। फिर वो बार बार बोलने लगती है ये जानकारी बताई नहीं जानी चाहिए और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। उधर हम हंटर एसोसिएशन की मीटिंग को देखते हैं। जिनचुल बताता है एक डीमन एंट ने एक आइलैंड पर अटैक कर दिया और पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया। उससे लड़ने के लिए 108 हंटर्स गए थे
जिसमें से 4 E रैंक हंटर, एक B रैंक हंटर और एक C रैंक हंटर मारे गए। फिर एक A रैंक हंटर ने उस डीमन को मार डाला। उस आइलैंड पर 294 लोगों की जान गई, मतलब हम कह सकते हैं वो एंट A रैंक की थी। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं वो आइलैंड जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर है, इसका मतलब वो हम पर भी अटैक कर सकते हैं। हमें तुरंत ही चौथे जेजू आइलैंड रेड मिशन की तैयारी करनी चाहिए। उधर हम देखते हैं वो डीमन जिन्वू को अपने कैसल में लेकर चली जाती है और उसके फादर जिन्वू को देखकर डर जाते हैं। फिर वो कहते हैं एसेल, ये तुम किसे लेकर आई हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? उसकी छाया में पूरी सेना छिपी है। फिर जिन्वू कहता है मैंने एसेल से वादा किया है, अगर तुम मुझे वो परमिट दे दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। फिर एसेल के फादर सोचने लगते हैं हम इससे लड़ तो नहीं सकते और वो जिन्वू को परमिट दे देते हैं। फिर वो जिन्वू को वहाँ से तुरंत जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्वू कहता है मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि उसे सभी परमिट की लोकेशन पता है और मैं इसकी सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। एसिल के फादर इसके लिए मान जाते हैं और जिन्वू एसिल की मदद से 90 फ्लोर पर पहुँच जाता है। टस्क और इग्रिस की लेवल भी बढ़ चुकी होती है, वो दोनों S रैंक और A रैंक की लेवल के हो चुके थे। फिर जिन्वू कहता है तुम मुझे सभी परमिट की लोकेशन बता दो और यहाँ से चली जाओ क्योंकि आगे और भी ताकतवर दुश्मन मिलेंगे। लेकिन एसिल कहती है मैं तुम्हारे साथ आखिर तक जाना चाहूंगी, मुझे देखना है तुम कितना और लेवल अप हो सकते हो। तो जिन्वू भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद जिन्वू आगे बढ़ता जा रहा था, उसके सामने और भी ताकतवर डीमंस आ रहे थे, लेकिन जिन्वू सबको मार देता है और 97 फ्लोर पर पहुंच जाता है। उधर चोए चाहिन को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बताता है और वो उससे कहता है इस बार देश के सभी S रैंक के हंटर इस रेड मिशन पर जाएंगे और साथ ही हमारा पड़ोसी देश जापान भी हमारी मदद करेगा। उधर हम देखते हैं जिन्वू 100वें फ्लोर पर पहुंच चुका था और तभी उसके सामने आता है डीमन लॉर्ड बारन, जो कि एक ड्रैगन पर बैठा हुआ था। ये डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और तभी वो अपनी सेना को बाहर निकालता है जो कि जिन्वू को चारों तरफ से घेर लेती है। तो जिन्वू भी अपनी सेना को बाहर निकालता है और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। टस्क अपने जादू से वहाँ पर आग लगा देता है और बारन के बहुत सारे सैनिकों को मार देता है। फिर बारन अपनी बिजली से जिन्वू की सेना पर अटैक करता है और जिन्वू के सभी सैनिक मरने लगते हैं। एसिल को भी वो अटैक लगने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्वू वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। फिर जिन्वू अपनी गायब होने की ताकत से बारन पर अटैक करता है, लेकिन बारन उसे देख लेता है और उस पर बिजली से अटैक करने लगता है। तभी टस्क अपनी आग से बारन की बिजली को रोक लेता है और इतने में जिन्वू उस ड्रैगन की गर्दन उड़ा देता है। वहीं हम हंटर्स की मीटिंग देखते हैं जहाँ पर जापान से ड्रॉ स्वॉर्ड गिल्ड का लीडर गोटो भी आया हुआ था। ये जापान की एक बहुत बड़ी गिल्ड है जिसमें 11 S रैंक के हंटर्स हैं। फिर गोटो की ट्रांसलेटर बताती है ये डीमन एंट सिर्फ 1 साल के लिए ही जिंदा रहती हैं, अगर हमने इनकी क्वीन को मार दिया तो बाकी की एंट 1 साल के अंदर मारी जाएंगी। और पिछले 3 रेड मिशन से हमें पता चला है ये एंट ताकतवर हंटर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, इसका इस्तेमाल करके हम कोई प्लान बना सकते हैं। फिर गोटो कहता है इस रेड मिशन में हमारे 11 में से 10 हंटर्स शामिल होंगे, हम लोग उन एंट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लेंगे और तुम लोगों का काम होगा क्वीन एंट को मारना। उधर जिन्वू बारन पर अटैक करता है, लेकिन बारन उसके अटैक को रोक लेता है और उसे पकड़कर ऊपर उठा लेता है। तभी टस्क और आयरन उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो उन दोनों को भी मार देता है और जिन्वू की सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी थी। अब जिन्वू को अकेले ही उससे लड़ना होगा। फिर जिन्वू और बारन में लड़ाई होने लगती है। बारन जिन्वू पर भारी पड़ रहा होता है और तभी जिन्वू का हथियार भी नीचे गिर जाता है। फिर जिन्वू खाली हाथ ही उससे लड़ने लग जाता है और बारन जिन्वू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एसिल अपना डैगर उसकी तरफ फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसका ध्यान भटक जाता है। और हम देखते हैं जिन्वू अपनी पूरी ताकत लगाकर बारन के दोनों हाथों को उखाड़ देता है। फिर जिन्वू उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसकी खोपड़ी ही उखाड़ देता है। जिन्वू का डीमन कैसल वाला मिशन पूरा हो चुका था। फिर वो एसिल से कहता है अब तुम्हारी फैमिली टॉप रैंक पर है। जिन्वू बारन को हरा चुका होता है और उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सभी सामान मिल चुका होता है, जिसके बाद वो उसे बना देता है और जिन्वू को एलेक्सर ऑफ लाइफ की 6 बोतलें मिल जाती हैं। तभी वहाँ पर आयरन उस मरे हुए ड्रैगन की लाश को ले आता है और जिन्वू उसे अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिन्वू उस ड्रैगन का नाम काइशल रखता है। फिर जिन्वू को पता चलता है उसे एक नई पावर मिली है शैडो एक्सचेंज करने की। इस पावर
की मदद से वो अपने सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदल सकता है, चाहे उसका सोल्जर जहाँ पर भी हो। फिर जिन्वू एशिल को घर जाने के लिए बोलता है और जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू की जगह वहाँ पर एक शैडो सोल्जर आ चुका होता है। उधर हम जिन्वू को देखते हैं और उसे पता चलता है इस पावर को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उसे 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को बुलाता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं हम बेक योनहो को देखते हैं जो अपने दोस्त मिन ब्यूंगू के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर ब्यूंग कहता है क्या तुम दोबारा से उस आइलैंड पर जाना चाहते हो, वहाँ पर हमने अपना एक दोस्त खोया था। तो बेक कहता है इसलिए तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, अगर वो डीमंस इस शहर में आ गए तो पूरे शहर का हाल ऐसा ही हो जाएगा। फिर ब्यूंग उसे बताता है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और इसलिए वो हंटर की जॉब से रिटायर हुआ था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में और खून खराबा नहीं देखना चाहता है। उधर जिन्वू हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है और वो सोच रहा था क्या मुझे ये अपनी मदर को देना चाहिए, पता नहीं इसे देने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक सिस्टम ने उसकी काफी मदद की है। तो जिन्वू सिस्टम पर भरोसा करके अपनी मदर को एलिक्सिर ऑफ लाइफ दे देता है और उसकी मदर भी ठीक होने लगती हैं। कुछ देर बाद उनको होश आ जाता है और वो कहती हैं तुम जिन्वू हो ना, मैं कितने सालों से सो रही थी। तो जिन्वू कहता है आप 4 सालों से सो रही थी, जिसके बाद वो जिन्हा के बारे में पूछने लगती हैं। फिर जिन्वू कहता है वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी मदर जिन्वू के घाव को देखती हैं और वो कहती हैं तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। ये सुनकर जिन्वू रोने लग जाता है। फिर अगली सुबह जिन्हा भी वहाँ पर आती है और वो अपनी मदर को देखते ही रोने लग जाती है। तो जिन्वू कहता है आखिरकार मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उधर गुनही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं इस बार सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि जापान भी हमारी मदद करने वाला है, तो इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। उधर जिन्वू और जिन्हा अपनी मदर को घर ले आते हैं और उनके घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। फिर वो तीनों मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं और अपने घर को पहला जैसा देखकर जिन्वू बहुत खुश होता है, लेकिन जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो सोच रहा था कहीं मैंने कोई लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। उधर गुनही जिनचुल से बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस आंद्रे नाम का हंटर उनसे मिलने आया था। ये अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर एस रैंक के हंटर से थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर जिनचुल पूछता है वो आखिर यहाँ पर करने क्या आया था। तो गुनही कहते हैं पता नहीं, उसने कहा वो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर वो जिन्वू को वहाँ पर बुलाते हैं और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलते हैं। तो जिन्वू सोचने लगता है अपनी लेवल को बढ़ाने का उसके पास ये एक अच्छा मौका है। तभी जिन्वू को वहाँ पर मैजिक पावर महसूस होती है। तो गुनही कहते हैं तुमने इतनी दूर से उन्हें सेंस कर लिया, एस रैंक के हंटर जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। उधर हम देखते हैं बेक और हंटर माँ आपस में लड़ रहे होते हैं और बेक हार रहा था। तभी वहाँ पर चॉय आता है और वो कहता है बेक अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। फिर जिन्वू पूछता है आखिर वो अपनी पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ रहा। तो चॉय कहता है इतने सारे लोगों के सामने बेक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जापान के हंटर्स भी आ जाते हैं। बेक और हंटर माँ को लड़ते हुए देखकर हानेकावा कहती है क्या ये सच में यहाँ के एस रैंक हंटर हैं, ये तो बहुत ही कमजोर हैं। फिर गोटो कहता है हम सबको एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए और उसमें सिर्फ एस रैंक हंटर ही भाग लेंगे। फिर गुनही कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें जादूगर और बिना लड़ने वाले हंटर्स भाग नहीं लेंगे। फिर बेक फाइट के रूल्स बताने लगता है और वो कहता है कलाई के पकड़े जाने, पीठ पर टच होने और नीचे गिरने पर हार मानी जाएगी और हम सब इसमें एक साथ लड़ेंगे क्योंकि आइलैंड पर भी हमें ऐसे ही लड़ना होगा। जिसके बाद वो 4-4 हंटर्स की 2 टीम बना लेते हैं। कोरिया और जापान के हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी हंटर्स अपना एक एक ओपोनेंट चुनकर उनसे लड़ने लगते हैं। उधर जिन्वू सोच रहा था अब उसे एस रैंक हंटर्स के बीच लड़ाई देखने का मौका मिलेगा, लेकिन हम देखते हैं गोटो ने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं हंटर मां लड़ने के लिए अपने शरीर को बड़ा कर लेता है और दूसरे हंटर से लड़ने लगता है। उधर लिम्ब होशिनो से लड़ रहा होता है। होशिनो बहुत ही तेजी से लिम्ब पर अटैक करता है, तो लिम्ब उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है क्योंकि लिम्ब एक लॉन्ग रेंज का फाइटर है। फिर चोय कहता है ये अरीना टॉप टियर मैजिक जेम से बना है ना, फिर भी ये लोग इसे बर्बाद कर देंगे, लगता है इसे रिपेयर कराना पड़ेगा। उधर बेक भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है, लेकिन
कुछ देर लड़ने के बाद कोरिया के 2 हंटर्स हार जाते हैं। चाहिन जापान की एक हंटर को हरा देती है और बेक की मदद के लिए जाने लगती है क्योंकि बेक अब 2 हंटरों से लड़ रहा होता है। तभी कुमामोटो चाहिन पर अटैक कर देता है और चाहिन उसका मुंह तोड़ देती है। कुमामोटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाहिन पर पागलों की तरह अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पर जिनवू आकर चाहिन को बचा लेता है और कुमामोटो को जमीन पर पटक देता है। फिर जिनवू चाहिन से कहता है अब हमें भी हार मान लेनी चाहिए क्योंकि बेक भी हार चुका है। उधर गोटो सोच रहा था क्या ये सच में एक मैजिक हंटर है, मुझे खुद ही इसका पता करना पड़ेगा। फिर गोटो जिनवू से लड़ने के लिए बोलता है तो जिनवू भी इसके लिए मान जाता है। फिर वो कहता है मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। उधर जुनही न्यूज पर जेजू आइलैंड के बारे में देखती है और वो भी उस मिशन को ज्वाइन कर लेती है। वहीं गोटो और जिनवू में लड़ाई होने लगती है। गोटो बहुत तेजी से जिनवू पर अटैक कर रहा होता है लेकिन जिनवू उसके सभी अटैक से बड़े ही आराम से बच रहा होता है और मुस्कुराने लगता है। ये देखकर गोटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर गोटो अपनी पूरी ताकत से जिनवू पर अटैक करता है और जिनवू के गाल पर एक खरोच आ जाती है। जिनवू गोटो का हाथ पकड़ लेता है तो गोटो कहता है तुमने मेरी कलाई क्यों नहीं पकड़ी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तो जिनवू कहता है अगर मैं तुम्हारी कलाई पकड़ता तो ये मैच यहीं पर खत्म हो जाता और मुझे लगता है तुम भी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं लेकिन तभी दूसरे हंटर उन्हें रोक लेते हैं और वो कहते हैं ये लड़ाई यहीं पर बंद कर दो, अगर किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर जिनवू सोचने लगता है मुझे अब सबकी ताकत का पता चल चुका है और मैंने सबकी शैडो में अपने सोल्जर भी छिपा दिए हैं। फिर सभी हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं और चाहिन को पता चलता है जिनवू इस रेड मिशन पर नहीं आ रहा है। तो चोए कहता है कोई बात नहीं, उसके पास अपनी कोई वजह होगी और वैसे भी इस बार हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर हैं। उधर जिनवू अपनी मदर के साथ डिनर कर रहा होता है और वो सोच रहा था मेरी मदर 4 साल बाद ठीक हुई हैं तो मेरा यहाँ पर रहना ज्यादा जरूरी है। उधर जेजू आइलैंड पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो एंड्स एक दूसरे को ही खा रही होती हैं। फिर क्वीन कहती है हमें जल्द ही इस आइलैंड को छोड़कर जाना होगा, इसके लिए हमें एक लीडर की जरूरत होगी जो मेरा बेटा बनेगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा अंडा रखा हुआ था और उसमें से एक एंट बाहर आती है। ये एंट एकदम इंसानों की तरह खड़ा हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। उधर सोंग ही जिन्हों को बताती है वो भी सेंट्री टीम को ज्वाइन करने वाली है। ये टीम शहर के बाहर खड़ी रहेगी और इसमें सभी लो रैंक के हंटर्स होंगे। अगर कोई एंट आइलैंड से उड़कर शहर की तरफ आएगी तो ये हंटर्स उसको मार देंगे। अगली सुबह रेड मिशन शुरू हो जाता है। बहुत सारी बैटल शिप्स आइलैंड को चारों तरफ से घेर लेती हैं। इन शिप्स पर ए रैंक के हंटर्स थे जो एंट्स को आइलैंड से बाहर जाने से रोकने वाले थे। सभी एस रैंक हंटर आइलैंड पर जाने के लिए तैयार थे। तभी वहाँ पर बेक का दोस्त ब्यूंग आता है जो एक एस रैंक का हीलर है और उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं उनके साथ एक कैमरामैन भी जा रहा था उनकी फाइट को लाइव दिखाने के लिए। फिर वो कैमरामैन कहता है हम आपकी फाइट लोगों को दिखाना चाहते हैं लेकिन इसमें 10 मिनट का डिले होगा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसे कट किया जा सके। और इसी के साथ वो बताता है कि वो एक ए रैंक का हंटर है जो खतरनाक जगहों पर शूटिंग करता है। उधर गोटो की टीम आइलैंड पर अलग अलग जगह पहुंच चुकी होती है। फिर वो सभी अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से सारी एंट्स उनकी तरफ आने लगती हैं। कुछ एंट अटैक टीम के हेलीकॉप्टर पर भी हमला करती हैं लेकिन चॉय उन सबको अपनी आग से जला देता है। वहीं आइलैंड पर कुछ वेव सिग्नल्स भी भेजे जाते हैं ताकि क्वीन अपने सोल्जर्स को वापस न बुला सके। जापान के हंटर्स सभी एंट सोल्जर को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। उधर अटैक टीम क्वीन के घोंसले में पहुंच जाते हैं और चॉय बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। फिर वो देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी गुफाएं होती हैं तो चॉय सभी गुफाओं में अपनी फायर को भेजता है क्योंकि जो गुफा सबसे गहरी होगी उसमें ही क्वीन के होने के सबसे ज्यादा चांस हैं। फिर वो सभी उस गुफा के अंदर चले जाते हैं और उन्हें वहाँ पर क्वीन के अंडे मिलते हैं। वो सभी उस बड़े अंडे को देखकर घबरा जाते हैं। उधर टनाका को चोट लग गई होती है तो वो एक हीलर के पास जाता है लेकिन वो उससे मजाक करने लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारी एंट्स आने लगती हैं तो टनाका कहता है जल्दी करो हमारे पास समय नहीं है। और इतने में ही कोई उस हीलर को मार देता है और वो मॉन्स्टर इतना तेज होता है कि बाकी 2 हंटर्स को वो ठीक से दिख भी नहीं रहा था। तभी टनाका उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है लेकिन उससे पहले ही वो मॉन्स्टर टनाका की गर्दन को उड़ा देता है। फिर टनाका का
साथी भी उस मॉन्स्टर के पीछे जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको भी मार देता है। उधर कोरिया के हंटर्स गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें क्वीन के कुछ सोल्जर्स भी मिलते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से मार देते हैं। फिर वो बेक से पूछते हैं क्या हम सही जगह जा रहे हैं। तो बेक अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर देखता है और वो उन्हें बताता है क्वीन इस गुफा में सबसे अंदर है और उसे बहुत सारे सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो एस रैंक के होंगे, और क्वीन की ताकत के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। उधर दो हंटर्स टनाका के ग्रुप को ढूंढने के लिए गए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर एक टूटे हुए चश्मे के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। तभी उन्हें महसूस होता है कोई बहुत ताकतवर मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा होता है। तो उनमें से एक हंटर अपने चारों तरफ बर्फ की शील्ड बना लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बर्फ के साथ साथ उस हंटर को भी बीच से काट देता है। वहीं कोरिया के हंटर्स क्वीन के चैम्बर में पहुंच चुके होते हैं। वहां पर बहुत सारे सोल्जर्स क्वीन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। फिर उनसे लड़ने के लिए ब्यूंग सभी हंटर्स की ताकत को बढ़ा देता है और वो हंटर्स उन सभी गार्ड्स को मारने लगते हैं। बेक भी ट्रांसफॉर्म होकर अपने बीस्ट मोड में आ जाता है और सभी गार्ड्स को उठा कर पटकने लगता है। कैमरामैन पूरी फाइट को रिकॉर्ड कर रहा होता है और टीवी पर सभी लोग ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। कुछ देर लड़ने के बाद वो सभी गार्ड्स को मार देते हैं और मिलकर क्वीन पर अटैक करने लगते हैं। सभी एक साथ मिलकर क्वीन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन क्वीन को उनके अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी क्वीन उन पर जहर फेंक देती है और सभी हंटर्स जलने लगते हैं, लेकिन ब्यूंग एक सेकंड में ही सबको हील कर देता है। ये देखकर क्वीन ब्यूंग पर ही अटैक कर देती है, लेकिन माँ उसे बचा लेता है। फिर चॉय अपनी फायर से क्वीन पर अटैक करता है तो क्वीन बहुत जोर से चिल्लाकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हंटर माँ और बेक क्वीन को पकड़ लेते हैं और चाहीन को बुलाने लगते हैं। फिर चाहीन वहाँ पर आकर क्वीन के सारे पैर काट देती है, जिसकी वजह से क्वीन नीचे गिर जाती है और तभी चाहीन अपनी तलवार से क्वीन की गर्दन को अलग कर देती है। टीवी पर ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि क्वीन अब मर चुकी है तो बाकी सारी एंट्स अब 1 साल के अंदर ही मारी जाएंगी। लेकिन तभी वो देखते हैं जितनी भी सोल्जर एंट्स होती हैं वो सभी अपने घोंसले की तरफ जा रही होती हैं, और उधर चॉय को पता चलता है उसका बनाया हुआ गेट किसी ने तोड़ दिया है और सभी एंट्स अंदर आ रही हैं। तो सभी हंटर सोचने लगते हैं चॉय का बनाया हुआ गेट कोई मामूली एंट तो नहीं तोड़ सकती, फिर ये किसने किया होगा। और तभी उन्हें बहुत ही पावरफुल ओरा महसूस होने लगता है और उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाता है जो बाहर सभी हंटर्स को मार रहा था। फिर वो सभी हंटर्स के बीच से निकलकर क्वीन के पास जाता है और कोई हंटर्स अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो क्वीन के सर को खा जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो अचानक से चाहीन के पीछे पहुंच जाता है और चाहीन को एक पंच मारकर ही उड़ा देता है, जिसके बाद वो हंटर माँ के पास जाता है। माँ अपने शरीर को बड़ा कर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके दोनों हाथों को उखाड़ देता है। फिर वो हंटर बेक, चॉय और लिम को भी एक एक करके पेल देता है, लेकिन हम देखते हैं ब्यूंग ने हंटर माँ को दोबारा से ठीक कर दिया होता है और वो अपनी गायब होने की एबिलिटी का इस्तेमाल करके एंट किंग से भी छिप रहा होता है। तभी वो किंग हंटर माँ की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटकने लगता है और इसी के साथ वो ब्यूंग को भी देख लेता है और उसके पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है। फिर वो ब्यूंग के सर को चबा जाता है। ये देखकर बेक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बेक को पकड़कर उठा लेता है और उससे कहता है तुम लोग बहुत कमजोर हो, हमारी क्वीन मर चुकी है तो तुम्हें मारकर कुछ नहीं होगा, तुम्हारा किंग कहाँ पर है। तभी उसे महसूस होता है बाहर कोई उनसे भी ज्यादा ताकतवर है, तो उसे लगता है वही किंग है और वो बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर हम गोटो को देखते हैं जो अपने साथियों को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे अपने साथियों की लाश मिलती है, तो वो अपने चेयरमैन को कॉल लगाकर कहता है हमारे कुछ हंटर्स मारे गए हैं। फिर उनका चेयरमैन कहता है कोरिया के हंटर्स अभी नेस्ट के अंदर ही है ना, उनके बचने के कितने % चांस हैं? तो गोटो कहता है उनकी ताकत देखकर तो मुझे लगता है 0% चांस है। फिर उनका चेयरमैन कहता है हमने कोरिया के हंटर्स की मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें रिट्रीट करना पड़ा। अब कोरिया देश कमजोर हो जाएगा और हम वो अकेले होंगे जिन्होंने एस रैंक गेट को कॉन्करर करा है। उधर एंट किंग गोटो पर अटैक कर देता है। गोटो उसके अटैक को रोक लेता है, लेकिन उसका एक साथी मारा जाता है। फिर वो अपने दूसरे साथी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। तभी एंट किंग उससे कहता है क्या तुम ही राजा हो? तो गोटो कहता है हाँ मैं ही राजा हूँ, और गोटो के इतना कहते ही एंट किंग उसको मार देता है। उधर सभी एंट्स घोंसले के अंदर घुस चुकी होती हैं। चॉय उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चॉय और बाकी सभी हंटर्स बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। वो एंट्स उन सभी को मारने वाली होती हैं,
हैं, लेकिन तभी उनकी शैडो में से जिन्वू के सोल्जर बाहर आकर सभी एंड्स को रोक लेते हैं। उधर हम जिन्वू को देखते हैं जो अपने एक सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदलता है। जिन्वू के सोल्जर्स ने सभी हंटर्स को बचा लिया होता है और वो उन एंड्स को मारना शुरू कर देते हैं। तभी जिन्वू भी वहीं पर आ जाता है और उसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो सोच रहे थे आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गया। उधर बाकी लोग देखते हैं रेड का जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो अचानक से बंद हो जाता है। तो सभी लोग मिलकर टेलीकास्ट करने वाले चैनल को कॉल करने लगते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वो लोग तो खुद अपने कैमरामैन से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हम देखते हैं कैमरामैन का कैमरा खराब हो चुका था और उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा होता है। फिर जिन्वू अपना हीलिंग पोशन निकालकर सभी हंटर्स को पिला देता है और वो सभी ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद वो चाहीन को भी पिलाता है, लेकिन उस पोशन का चाहीन पर कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि चाहीन बहुत ज्यादा घायल हो चुकी थी और अब जिन्वू उसे ठीक नहीं कर सकता है। वहीं जापान का एक हंटर अपने चेयरमैन से बताता है हम गोटो से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद वो मर चुका है। ये सुनकर उनका चेयरमैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। उधर जिन्वू सभी एंड्स को अपनी सेना में शामिल करना चाहता था, लेकिन उसे सभी हंटर्स देख रहे होते हैं, इसीलिए वो ऐसा नहीं करता है। तभी उन्हें एक खतरनाक ऑरा महसूस होने लगता है और हम देखते हैं एंड किंग वापस आ चुका था। फिर वो कहता है बाहर मुझे कोई राजा नहीं मिला, क्या वो यहाँ पर है जिसको तुम सब लोग किंग बुलाते हो। फिर जिन्वू उसके पास जाता है और कहता है आखिर तुम एक कीड़े होकर बात कैसे कर रहे हो। तभी उस कैमरामैन का सिग्नल वापस आ जाता है और वो लाइव टेलीकास्ट शुरू कर देते हैं। उधर जिन्हात जिन्वू को देखकर चौंक जाती है और वो कहती है आखिर ये वहाँ पर कब चले गए। वहीं एंड किंग जिन्वू को एक जोरदार पंच मारता है और सभी हंटर सोच रहे थे जिन्वू तो गया, लेकिन हम देखते हैं उसके पंच का जिन्वू पर कोई असर नहीं हुआ था। फिर जिन्वू भी उसको एक पंच मारता है और एंड किंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये देखकर हंटर माँ कहता है मास्टर बेक और मास्टर चोई, क्या जिन्वू सच में एक मैजिक हंटर है। वहीं जिन्वू और एंड किंग एक दूसरे को मारने लगते हैं। उनके पंचेस इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कैमरा मैन बेहोश होने वाला था। जिन्वू एंड किंग को पेल रहा होता है, तभी एंड किंग अपनी जीभ निकालकर जिन्वू को काट लेता है, जिसकी वजह से जिन्वू के अंदर जहर फैलना शुरू हो जाता है। जिन्वू जमीन पर गिर चुका होता है और एंड किंग कहता है अब तुम अपनी जगह से हिल भी नहीं पाओगे, यही तुम्हारा अंत है, और वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। वहीं जापान के चेयरमैन को पता चलता है उसके 7 हंटर्स मारे जा चुके हैं, तो वो अपने बचे हुए हंटर्स को वहां से निकलने का ऑर्डर देता है ताकि वो दूसरी टीम के साथ मिलकर दोबारा से अटैक कर सकें। ये ऑर्डर सुनकर कोरिया का एक हंटर कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। वहीं जिन्वू एंड किंग के अटैक को रोक लेता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है। एंड किंग दूर जाकर गिरता है और जिन्वू दोबारा से खड़ा हो जाता है क्योंकि जिन्वू पर किसी भी तरह के पॉइजन का कोई असर नहीं होता है। ये देखकर एंड किंग सोचने लगता है इस पर पॉइजन काम नहीं करता और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो जिन्वू भी उससे लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और वो इतनी तेजी से लड़ रहे थे कि दूसरे हंटर उन्हें देख भी नहीं पा रहे थे। जिन्वू एंड किंग पर भारी पड़ रहा होता है, तभी एंड किंग जिन्वू की आंख पर अटैक करता है, तो जिन्वू अपना एक स्किल अपग्रेड करता है और एंड किंग का हाथ ही काट देता है, लेकिन एंड किंग अपना हाथ दोबारा से उगा लेता है और जिन्वू की ताकत देखकर डरकर वहां से भागने लगता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसके हाथ पैर काट देता है। फिर वो अपनी एंड्स को जिन्वू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, तो जिन्वू भी अपनी सेना को बुला लेता है। जिन्वू की सेना सभी एंड्स को मारने लगती है, तो ये देखकर एंड किंग दोबारा से अपने पंख उगा लेता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिसके बाद जिन्वू अपने चाकू निकालकर एंड किंग को मार देता है। उसके मरने के बाद सभी एंड्स वहां से भाग जाती हैं। फिर जिन्वू भागकर चाहीन के पास जाता है। चाहीन मरने ही वाली थी, तो चॉय कहता है बाहर हमारा हेलीकॉप्टर खड़ा है, हमें इसे लेकर चलना चाहिए, लेकिन जिन्वू कहता है हमारे पास उतना समय नहीं है, और वो एलेक्जर ऑफ लाइफ की एक बोतल निकालकर चाहीन को पिला देता है, लेकिन चाहीन पर उसका कोई असर नहीं होता है क्योंकि चाहीन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। जिन्वू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो सोचने लगता है अगर मैं चाहीन को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा तो चाहीन मारी जाएगी और मैं अभी शैडो एक्सचेंज भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जिन्वू को एक आइडिया आता है। जिन्वू कैमरामैन से कहता है क्या तुम अपना कैमरा बंद करोगे या फिर मैं इसे तोड़ दूं। ये सुन
सुनकर कैमरामैन अपने कैमरे को बंद कर लेता है, जिसके बाद जिनवू चाहिन को हंटर ब्यूंग के पास लेटा देता है। तो ये देखकर बेक कहता है, आखिर तुम ब्यूंग के साथ क्या करने वाले हो? लेकिन जिनवू कहता है, बातें करने का हमारे पास टाइम नहीं है। फिर वो ब्यूंग के पास जाकर एराइज बोलता है और ब्यूंग भी उसकी सेना का एक हिस्सा बन जाता है। जिनवू की ये पावर देखकर सभी हंटर्स हैरान रह जाते हैं। तभी ब्यूंग चाहिन के पास जाता है और वो अपनी हीलिंग पावर से उसे ठीक करने लगता है। फिर जिनवू कहता है, ब्यूंग एक बहुत ही अच्छा इंसान है क्योंकि मैंने उसे कोई ऑर्डर नहीं दिया, और वो फिर भी चाहिन को जाकर हील करने लगा। तभी हम देखते हैं चाहिन ठीक हो जाती है। फिर बेक जिनवू से कहता है, ब्यूंग को लड़ाई से नफरत थी, तो क्या तुम उसे प्लीज इस सब से दूर रख सकते हो? तो जिनवू कहता है, मैं वैसे भी उसे अपनी शैडो आर्मी में नहीं रखने वाला था। जिसके बाद जिनवू ब्यूंग की शैडो को रिलीज कर देता है। बाहर हम देखते हैं क्वीन और किंग के मर जाने की वजह से सभी एंट्स इधर उधर उड़ रही होती हैं और हंटर्स उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते एंट्स शहर में पहुंच जाएं। उधर एस रैंक के हंटर अपने प्लेन में बैठकर वहां से निकल रहे होते हैं। तभी एक हंटर पूछता है, जिनवू कहाँ पर है? तो चॉय कहता है, वो आइलैंड पर रहकर बची हुई एंट्स और अंडों को खत्म करेगा, वैसे भी हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। वहीं हम जिनवू को देखते हैं जो अंदर सभी अंडों को फोड़ रहा होता है और उन्हें फोड़ने से भी उसकी लेवल अप हो रही थी, जिसके बाद वो बची हुई एंट्स को भी मारने लगता है। जिनवू अब 100 लेवल पर पहुंच चुका था और वो एंट किंग के पास जाकर एराइज बोलता है, लेकिन तभी वो एक अंधेरी जगह पर पहुंच जाता है। जिनवू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है और एंट किंग भी जिनवू का गुलाम बन चुका था। फिर जिनवू को पता चलता है एंट किंग की शैडो बोल भी सकती है। तो जिनवू उससे कहता है, मैंने ही तुम्हें मारा था, तो तुम मेरी सेवा क्यों करना चाहते हो? तो एंट किंग कहता है, आपने मुझे मारा नहीं, बल्कि आपके हाथों मेरा दोबारा से जन्म हुआ है और मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। अब जल्दी से मुझे कोई नाम दीजिए। फिर जिनवू उसका नाम बेरू रखता है और बाकी मरी हुई एंट्स को भी अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिनवू गुफा से बाहर निकल कर देखता है, वहाँ पर बहुत सारी एंट्स इधर उधर घूम रही होती हैं। तो जिनवू बेरू से कहता है, क्या तुम इन सबको मार सकते हो? और बेरू इतना सुनते ही सभी एंट्स को मारने लग जाता है। वहीं एस रैंक के हंटर्स के हेलीकॉप्टर्स पर एंट्स अटैक कर देती हैं। उनका जादूगर हेलीकॉप्टर के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। सभी एंट्स उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक करने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिनवू आकर उन सभी एंट्स को एक बिजली का जोरदार झटका देता है और वो सभी मर जाती हैं। इसी के साथ ये रेड मिशन कंप्लीट हो जाता है। सभी हंटर्स वापस आ जाते हैं। इस मिशन में बहुत सारी जानें भी गईं, लेकिन आखिरकार ये मिशन सक्सेसफुल रहा। वहीं हम चाइना के बॉर्डर को देखते हैं, जहाँ पर कुछ एंट्स उड़कर आ रही होती हैं, लेकिन उनके पास भी एक नेशनल लेवल हंटर होता है जो एक ही अटैक में सभी एंट्स को मार देता है। रेड मिशन को कुछ दिन बीत गए थे और सभी मरे हुए लोगों के लिए एक मेमोरियल बनाया गया था। जिनवू भी वहाँ पर ब्यूंग के लिए फूल लेकर आया होता है। कुछ लोग उसे हीरो बोल रहे थे, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे अगर जिनवू वहाँ पर पहले पहुँच गया होता तो काफी सारे लोगों की जान बच सकती थी। फिर चेयरमैन गन ही जिनवू को बुलाकर उसका शुक्रिया करते हैं और उससे कहते हैं, अब तुम आगे क्या करने वाले हो, क्योंकि सभी ने तुम्हारी ताकत देख ली है और वो अब तुम्हें अपनी गिल्ड में शामिल करना चाहेंगे। तो जिनवू कहता है, मैं अपनी खुद की गिल्ड खोलना चाहता हूँ। वहीं जेजू आइलैंड पर कुछ नाइट गिल्ड के हंटर्स गए होते हैं। वो देखने गए थे कहीं आइलैंड पर कोई एंट बची तो नहीं है और अगर कोई इम्पोर्टेंट आइटम हो तो उसे भी कलेक्ट कर सकें। तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है। तो हंटर पूछता है, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर गुफा में से एक हाथ बाहर आता है जो चुटकी बजाता है और सभी हंटर्स बेहोश हो जाते हैं। फिर वो चुटकी बजाने वाला बाहर निकल कर आता है। ये अवतार मूवी के एलियन जैसा लग रहा था। फिर वो एलियन कहता है, वो तो इंसानों की मदद कर रहा है जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो दूसरा वाला कहता है, उसका ये बर्ताव नया नहीं है, तुम खुद ही उससे जाकर क्यों नहीं पूछ लेते? तो एलियन कहता है, काश मैं उससे मिल पाता। जिसके बाद वो दोनों अपना अपना पोर्टल खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम जिनवू के फादर को भी देखते हैं जो छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उधर जिनवू को गिल्ड खोलने की परमिशन मिल चुकी होती है और वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था। तभी उसके पास चेयरमैन का फोन आता है और वो उसे बताते हैं जहाँ पर वो फंसा है वहाँ पर एक बी रैंक का गेट खुल चुका है। हंटर्स को वहाँ पर भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें थोड़ा समय लगेगा, तो जिनवू उस गेट को देख ले। फिर जिनवू अकेले ही उस गेट में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही जिनवू अंदर जाता है वो बी रैंक का गेट एक रेड गेट में बदल जाता है,
जिन्वू एक जंगल में फंस चुका था और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। तो जिन्वू भी उनसे लड़ने के लिए अपनी सेना को बाहर निकाल लेता है। जिन्वू की सेना कुछ ही देर में सभी मॉन्स्टर्स का सफाया कर देती है। फिर जिन्वू स्टाइल में चलते हुए आता है और वो कहता है मेरा अगला शिकार कौन है, और ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।